स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 4 के मोर्चे का, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में कहें तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की खबरें। आज पहले मोर्चे में बात होगी पहलवानों पर पश्चिमी यूपी में बढ़ रहे संग्राम की। धीरे धीरे जो संग्राम है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं अगली खबर भी पहलवानों से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पर देश भर में सियासी गदर मच गया है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है जो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के लिए राहत भरा हो सकता है। और इसी के साथ यूपी भवन मामले में नया मोड़ सामने आया है और पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा भी कस लिया है। तो हरियाणा से दिल्ली होते हुए अब पहलवानों पर यूपी में घमासान तेज हो गया है और पहलवानों के लिए किसान संगठनों ने चढ़ाई का ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे पहलवानों के समर्थन में अब पश्चिम यूपी से संग्राम तेज होने वाला है। पहलवानों के लिए टिकैत बंधुओं ने मोर्चा खोल दिया और कल मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में खाप मुखियाओं की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब से लेकर राजस्थान और दिल्ली की खापों को भी शामिल किया जाएगा और केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। बच्चों के साथ में, इनके साथ में गलत हो रहा बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम तो हमेशा कुछ भी हो रही हो, बड़े चौधरी साहब के आगे की भी बात है, जो गलत काम हो रहे तो उनकी तो आवाज उठाई जाए। दरअसल दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना खत्म होने के बाद पहलवान मेडल विसर्जित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे, जहां नरेश टिकैत के 5 दिन वाले आश्वासन पर वो बिना मेडल बहाए टिकैत बंधुओं के घर लौट आए। वहीं दूसरी तरफ कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण भी 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली निकालकर तैयारियों में जुटे हैं। उनका दावा है कि जांच में सब साफ हो जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या, जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं। वही पहलवानों के मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर फिर से तीखा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर कटाक्ष किया है। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। इसके पीछे कुश्ती संघ की राजनीति नहीं थी केवल। हमारी उन बेटियों को जो पहलवान है उनको कहीं ना कहीं उकसा करके जब मुकदमा दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई तो यह मामला समाप्त हो जाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन इसको लगातार चलाने का काम किया गया। हरियाणा में चुनाव है, मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, हरियाणा का चुनाव होने के बाद कोई भी धरने पर नहीं आएगा। पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई। जो मंत्री प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे, वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने। सूत्रों से खबर है कि ब्रजभूषण मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की पर यह बड़ा खुलासा, और लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। सूत्रों से जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस की जांच में उम्र का ये बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रजभूषण पर पॉक्सो की धारा भी हट सकती है और माना जा रहा है कि अब जांच करने वाली पुलिस टीम राउत रेवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी, जिसके बाद पॉक्सो की धारा को हटाया जा सकता है। इधर दिल्ली के यूपी भवन में हुई वारदात के बाद पुलिस को शिद्दत से आरोपी की तलाश थी और आखिरकार उज्जैन से आरोपी राज्यवर्धन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
यूपी भवन में कमरा नंबर 122 में हुई वारदात का राज खुलने वाला है, क्योंकि यूपी भवन यौन शोषण के मामले में आरोपी महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार को पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राज्यवर्धन सिंह को लेकर दिल्ली आ रही है। एक महिला ने दिल्ली के यूपी भवन में राज्यवर्धन सिंह परमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इधर यूपी भवन के कमरा नंबर 122 को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है, क्योंकि महिला का आरोप है कि इसी कमरे में महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने 26 मई को उसके साथ छेड़छाड़ की थी। जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में छेड़खानी के अलावा रेप की धारा को भी जोड़ा है। और 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी। दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। मॉनसून की तैयारियों पर सीएम योगी ने की बैठक। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश। 15 जून तक नहरों की सफाई करने को कहा। बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। सुल्तानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन मोड में नजर आए। मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को डिप्टी सीएम ने फटकार भी लगाई। तय वक्त में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। लखनऊ में सरकारी जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी के बाद भूमाफिया को बचाने का मामला। सीएम योगी के आदेश पर 5 पीसीएस अधिकारियों पर गिरी गाज। लेखपाल तहसीलदार भी दोषी करार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचे पीड़ित परिवार ने आत्महत्या का प्रयास किया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या करने से रोका। अमेठी जिला से न्याय की गुहार लेकर पहुंचा था परिवार। दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने का पीड़ित परिवार ने लगाया है आरोप। 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। दूसरे मोर्चे में आपको बताएंगे कि 2024 के लिए भाजपा ने कौन सा एक चक्रव्यूह तैयार किया है। वहीं 24 के संग्राम में सपा ने भी प्लान बनाया है, जो कि भाजपा की घेराबंदी के लिए क्या है और क्या है ये प्लान, आपको विस्तार से समझाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा अखिलेश की नई चाल के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अखिलेश ने भी 24 के लिए बिसात बिछानी तेज कर दी है। वहीं सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व प्लान पर घमासान छिड़ गया है और अखिलेश के खिलाफ ओवैसी भी मैदान में उतर चुके हैं। 2024 चुनाव के मद्देनजर यूपी में भाजपा तेजी से मिशन 80 को सफल बनाने में जुटी है। इसे लेकर आज भी भाजपा ने बड़ी रणनीति तैयार की है। एक तरफ जहां भाजपा 9 साल की उपलब्धियों पर महा जनसंपर्क अभियान चला रही है, वहीं मिशन 80 के लिए अलग अलग मोर्चे पर भी कमान संभाल ली है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और युवा ब्रिगेड को बूथ स्तर के काम में लगाने के बाद अब रेड जोन वाली 14 सीटों पर फतेह की रणनीति तैयार की है। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में मंथन हुआ। पिछली बार यूपी में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए रणनीति बनी। 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी और उस क्षेत्र की विधानसभाओं के प्रभारी भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने इन सीटों का फीडबैक लिया और बूथ मजबूत करने पर फोकस किया। पूरे देश भर में एक जनसंपर्क अभियान, महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मैंने अभी कहा कि हमने 7 कार्यक्रम लोकसभा के हिसाब से, 4 कार्यक्रम विधानसभाओं के हिसाब से और बूथों के हिसाब से 3 कार्यक्रम हम लोग 1 महीने में करने वाले हैं। दरअसल 2019 में भाजपा ने यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जून 2022 में हुए उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भी परचम लहरा दिया। इसके बाद अब बाकी बची 14 सीटों के लिए रणनीति तेज कर दी है। भाजपा के लिए ये सीट अहम क्यों? अम्बेडकर नगर सीट 2019 लोकसभा चुनाव में हार मिली। अम्बेडकर नगर सीट 2022 में जिले की सभी 5 सीटों पर हार। श्रावस्ती लोकसभा सीट 2019 में सिर्फ 5000 वोटों से शिकस्त मिली थी। सहारनपुर लोकसभा सीट 2019 में 22000 वोटों से हार मिली थी। अमरोहा लोकसभा सीट 75000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त मिली। संभल लोकसभा सीट 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से करारी हार हुई थी। इसके अलावा रायबरेली, लालगंज, गाजीपुर, मऊ, मैनपुरी, नगीना, जौनपुर लोकसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा था। तो भाजपा ने बहुत पहले से ही 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अब सपा भी 2024 में वापसी की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए पार्टी ने एक कार्य योजना तैयार की है। अपने चुनावी प्लान के तहत समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा को घेरने की रणनीति पर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी वादा ईमानदारी से पूरा नहीं किया। अधूरा की बात छोड़िए, शुरू ही नहीं किया। तो निश्चित तौर पर यह हिसाब किताब होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्षेत्रीय स्तर पे किया था, क्या राष्ट्रीय स्तर पे किया था, क्या प्रदेश स्तर पे किया था। इस प्लान के तहत अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का डेटा तैयार करवा रहे हैं, जिसमें उस सीट से मौजूदा सांसद और उसके कार्यकाल से जुड़ी जानकारियां होंगी। जैसे क्षेत्र में सांसद के 5 बड़े काम, सांसद के 5 अधूरे वादे, क्षेत्रवासियों की 5 बड़ी मांगे, सीट का जाति और सियासी समीकरण। लेकिन सपा की सियासी कसरत को भाजपा बेमतलब बता रही है।
पक्ष के लिए सत्ता पक्ष की नाकामियां ही मुद्दा होता है। तो समाजवादी पार्टी जुटा रही है, लेकिन वो नाकामियां बताएंगे और हम उपलब्धियां बताएंगे। दरअसल यूपी में लगातार मिल रही जीत भाजपा के इस आत्मविश्वास की बड़ी वजह है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 2014 से अब तक लगातार हार का सामना कर रही सपा इस आक्रामक रणनीति से 2024 में वापसी करने में क्या कामयाब हो पाएगी। तो सपा कैसे भाजपा की घेराबंदी की तैयारी में है वो भी समझना जरूरी है। दरअसल सपा ने प्लान के लिए एक खास फॉर्मेट तैयार किया है और जीत के लिए सपा ने यह फॉर्मेट तैयार किया है। देखिए, 80 लोकसभा सीटों का डेटा जुटाया जा रहा है। डेटा में वर्तमान सांसद से जुड़ी जानकारी होगी, पिछले चुनाव में सांसद के किए वादों का डेटा, वादों के पूरा होने या नहीं होने की जानकारी भी इसमें साझा की जाएगी। नए सांसदों से उम्मीदों की जानकारी होगी। पार्टी प्रशासन को लेकर सलाह का जो डेटा है वो भी तैयार किया गया है। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव से जुड़ा हर जरूरी जो डेटा है वो भी मांगा गया है। डेटा मिलने के बाद आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो ये पूरा प्लान है समाजवादी पार्टी का। अब साइकिल दौड़ाने का अखिलेश यादव का प्लान क्या है ये भी जरा समझिए। 2024 में सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ना, जमीन और मनोबल मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। अनर्गल बयानबाजी करने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। धार्मिक मामलों में नेताओं को संभलकर बोलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इधर मतदाताओं के नाम कटने से बचाने का प्लान है। सेक्टर, ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ तक टीम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जनता के मुद्दों पर फोकस करके सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जा रही है और बूथ कमेटियां बनाकर मतदाताओं को जोड़ने की योजना भी समाजवादी पार्टी ने बनाई है। लोकसभा चुनाव से पहले हर जिले में प्रशिक्षण शिविर, जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन की रणनीति और लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ न सिर्फ वादा खिलाफी अभियान चलाने की तैयारी की है, बल्कि 2024 चुनाव को लेकर सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने वाली है। दरअसल अखिलेश यादव ने सीतापुर में 9 जून को पूजन दर्शन से 24 की हुंकार भरने वाले हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव जी का जो दामन है, जो इल्जामात सरकार लगाती थी, आखिर पूरे देश में वो सबसे बेदाग साफ सुथरी छवि के नेता निकले। अब ये ईडी सीबीआई का खेल ये है कि आप आदरणीय राबड़ी देवी साहिबा को परेशान कर रहे हो। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो विपक्ष की जो ताकत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये आपका सेकुलरिज्म है कि आप समाजवादी कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ करवाएंगे, तो ये सेकुलरिज्म है आपका। क्यों सेकुलरिज्म का नाम लेकर आप मुसलमानों से वोट की भीख मांगते हैं और क्यों धोखा देते मुसलमानों को? आप क्यों सेकुलरिज्म का झूठा नाम लेकर आप उन हमारे हिंदू भाइयों को जो आज भी इस देश की खूबसूरती को मानते हैं, आप उनको धोखा देते हैं? और ऐसे मुकाबला करेंगे बीजेपी से आप? अखिलेश यादव की न कोई नीति है, न कोई नीयत उनकी ठीक है, इसलिए वो वार वार भटकते घूमते हैं। तो 2017 से पहले का शासन अगर देखेंगे, जिस तरह का उनके शासन में गुंडाई और माफियागिरी होती थी, तो मुझे लगता है कि वो कहीं कुछ भी जाए, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हो, सभी में लगातार हार पर हार जो मिलती जा रही है, उसी बौखलाहट में वो तरह तरह के निर्णय बदलते रहते हैं। तो 4 के मोर्चे में दूसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। अगले मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। फर्जी पते पर असला देने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत। सुनवाई के दौरान गवाह पलटा, कुछ भी जानकारी होने से किया इनकार। एमपी एमएलए कोर्ट में 7 जून को अगली सुनवाई। मुख्तार अंसारी सहित 6 लोग मामले में थे आरोपी। कानपुर मेट्रो कार्य के बीच में आ रहे मंदिर को हटाने को लेकर विवाद। साइट पर पहुंचे मेट्रो अधिकारियों से बजरंग दल हिंदू महापरिषद के कार्यकर्ताओं के नोकझोंक। मंदिर न हटाए जाने की मांग पर अड़े हैं कार्यकर्ता। अमरोहा में पुलिस ने गौ तस्करों की अवैध कमाई से एकत्रित की गई 73 लाख की अवैध संपत्ति को किया कुर्क। मोहल्ला कुरैशी के गैंगस्टर के आरोपी की 5 लाख की संपत्ति को भी किया जब्त। क्षेत्र में ढोल नगाड़े बजाकर किया ऐलान। देवरिया रेलवे स्टेशन से एक महिला समेत 2 सोना तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ 26 लाख के सोने के 17 बिस्कुट के साथ गिरफ्तार। कमर में बांधकर ले जा रहे थे सोने के बिस्कुट। 4 के मोर्चे में अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी माफिया ब्रदर्स के शूटर से होने वाली सवालों की। अब उससे एसआईटी पूछताछ करने वाली है। वहीं आपके बच्चों को खतरे से बचाने वाली रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जो आपके होश उड़ा देगी। खबरें यही खत्म नहीं होंगी, यूपी के नए डीजीपी के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं बात होगी नशे के धंधे पर सबसे बड़ी चोट की, जो बड़ा खुलासा हुआ है वो भी आपको विस्तार से दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है और किस तरीके से नशे के तस्करों तक
तक पुलिस पहुंची है और कैसे ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। तो माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर से एसआईटी एक बार फिर से पूछताछ करने वाली है। एसआईटी इन शूटर से दोबारा पूछताछ क्यों करना चाहती है और वो कौन से सवाल हैं एसआईटी जिनका जवाब चाहती है। प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों ही शूटर से एसआईटी ने जेल में पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है। इसके लिए एसआईटी ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। दरअसल एसआईटी हत्याकांड के अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने के लिए फिर से पूछताछ करना चाहती है। एसआईटी ने इसके लिए बाकायदा प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर दी है और जैसे ही कोर्ट से मंजूरी मिल जाएगी प्रयागराज पुलिस की एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाएगी। जेल जाकर वहां पर इन तीनों शूटरों का नए सिरे से बयान दर्ज करेगी। तमाम ऐसे अहम बिंदु हैं, तमाम ऐसे तथ्य हैं जिन पर इन शूटरों से पूछताछ की जानी है। पहला सवाल, सनी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था तो दूसरे शूटर्स को कैसे बातचीत कर रहा था। दूसरा सवाल, जितेंद्र गोगी गैंग के किस गुर्गे ने सनी सिंह को जिगाना पिस्टल दी थी। तीसरा सवाल, जिगाना पिस्टल अगर गोगी गैंग से मिली थी तो गिरसाना पिस्टल कहां से आई। चौथा सवाल, वारदात में इस्तेमाल देसी पिस्टल का इस्तेमाल किसने किया। पांचवा सवाल, शूटर सनी सिंह का ब्रेन वॉश करने वाला कौन है। छठा सवाल, फर्जी आधार कार्ड क्यों और कब बनवाया गया था। सातवां सवाल, फर्जी आधार कार्ड बनाने में कौन लोग मददगार थे। आठवां सवाल, डमी वीडियो कैमरा और चैनल की माइक आईडी कहां से मिली थी। नौवां सवाल, अतीक और अशरफ हत्याकांड के पीछे कौन है। शूटर्स ने जेल में हुई पूछताछ में अगर सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो फिर एसआईटी इनका नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।